गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था पोटाशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम के कुछ ऑक्सो कंपाउंड जो थे वो हमने डिस्कस किए थे, और लास्ट में मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे कि आप इसको सॉल्व करना आफ्टर रिवाइजिंग द K2Cr2O7, ठीक है, एंड प्रोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। तो उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में लेंगे। तो उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो है वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, और वो है पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो आपने लेबोरेटरी में देखो K2Cr2O7 बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। KMnO4 को भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इवन हमने जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन भी जो है वो कुछ परफॉर्म की थी, ठीक है, जिसमें जो है वो हम KMnO4 और K2Cr2O7 सोल्यूशन का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं पूरी जो है वो हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको जो है वो KMnO4 और K2Cr2O7 की केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक में भी यूज़ होती है, इनऑर्गेनिक में भी यूज़ होती है, और फिजिकल में भी जो है वो इसके कई न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। तो इन दोनों पे कमांड होना जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको थ्रू आउट जो है वो आगे काम आएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए K2Cr2O7 और KMnO4 में, तो आप ये लेक्चर जो है वो जरूर रिवाइज करें, और इवन टाइट्रेशन से पहले भी जो है वो आप अगर ये लेक्चर रिवाइज करते हैं तो यहीं से आपके कुछ वाइवा के क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जनरल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसको जो है वो ग्रेस्प करें और अपने नोट्स बनाएं। तो शुरू करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि आपने टाइट्रेशन अगर की हुई है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में जो है वो इसका कलर जो है वो आपको कलर चेंज जो है वो आपको एंड पॉइंट आपको याद करवाया जाता है। तो उसमें आपको आता था कि भाई इसका जो है वो पर्पल टू कलरलेस टू पर्पल, है ना, इस तरीके का जो आता है। तो KMnO4 का जो अपना कलर होता है वो आपके पास होता है, इसका पर्पल कलर होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बैंगनी रंग जो है वो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और रही इसकी कलर की बात, तो इसका कलर अगेन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। जैसे K2Cr2O7 में मेरे पास क्या होती है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होती है, वैसे ही मेरे पास जो है वो KMnO4 में भी क्या होती है, लिगेंड टू चार्ज मेटल जो है वो ट्रांसफर जो है वो लिगेंड टू मेटल जो है चार्ज हमारा इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। KMnO4 का आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है, 158 होता है। कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, 158 होता है, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसके नाम के साथ क्या लगा हुआ है, परमैंगनेट, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है वो आपका आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये आपका सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है। K2Cr2O7 को भी हम क्या बोल सकते हैं, मेटल का सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसको हम आयनिक कंपाउंड जो है या मेटल साल्ट भी जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है। अब KMnO4 जो होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये डिसोशिएट होता है आपका K पॉजिटिव में और MnO4 नेगेटिव में, ठीक है। जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये +7 आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इस MnO4 नेगेटिव में कोई भी पेरोक्साइड लीकेज नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 होता है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -2 × 4 कितना आ जाएगा, -8, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो आप इसको खुद कैलकुलेट करें, x - 8 = -1 आपके पास आ जाएगा, और x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी आपके पास, +7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है। तो जो MnO4 नेगेटिव होता है जिसको मैं परमैंगनेट आयन बोलता हूँ, इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है MnO4 नेगेटिव = 7, और उसका कलर क्या रहता है, पर्पल कलर रहता है, ठीक है। इसी का रिलेटेड जो है वो एक और कंपाउंड या एक और एनायन होता है, वो भी आपको याद रखना है जब आप MnO4 पढ़ते हैं, ठीक है। और वो होता है मिलता जुलता, देखो MnO4 नेगेटिव, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज करते हैं कि MnO4 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव में क्या डिफरेंस होगा। तो पहले ही आपने करने से पहले याद रखना कि MnO4 नेगेटिव को परमैंगनेट आयन बोलते हैं, और MnO4 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, मैंगनेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंगनेट आयन। पर हम हटा देंगे, ठीक है, पर जो है वो हम वहां से हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैंगनेट आयन बन जाएगा। और मैंगनेट आयन में चार्ज कितना होता है, raised to 2 नेगेटिव, और परमैंगनेट में चार्ज कितना होता है, -1। बस ये डिफरेंस है, और इस वजह से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो चेंज आ जाएगा, क्योंकि -8 = क्या हो जाएगा इसका, x मानूंगा मैं मैंगनीज को, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो माइनस कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 × -2 = ओवरऑल चार्ज कितना है मेरा, -2 है।
तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस एट इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास जो है -2 -8 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो मेरे पास जो है वो x इज इक्वल टू +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसमें, मैंगनेट आयन में। और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट, तो फार्मूला क्या बनेगा पोटाशियम पर मैंगनेट का। आपने ये ध्यान रखना है कि वो पर मैंगनेट बोल रहा है कि मैंगनेट बोल रहा है। जब मैंने पर मैंगनेट बोला तो वो KMnO4 आएगा, क्योंकि MnO4 नेगेटिव के साथ, इसको नेगेटिव के साथ एक ही K पॉजिटिव जुड़ेगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं पोटाशियम मैंगनेट आयन क्या होता है, तो MnO4 2 नेगेटिव है, तो वहां पे 2 K पॉजिटिव जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जुड़ जाएंगे। तो पोटाशियम मैंगनेट का फार्मूला क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +6 रहेगी। और उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी बातें आपको याद रखनी है इनकी नेमिंग के बारे में, ठीक है। तो आपसे वो जनरली क्वेश्चन पूछता है कि प्रिपरेशन से जो है वो कि हाउ विल यू प्रिपेयर KMnO4, जैसे हमने K2Cr2O7 की जो है वो प्रिपरेशन की थी, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हम प्रिपरेशन करेंगे KMnO4 की करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो है वो मेथड होता है, वो मेथड है बाय फ्यूजिंग द पायरोल्यूसाइट और विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो मैंगनीज के और बहुत सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं नेचर में। तो हम मैंगनीज का कौन सा ओर उठाएंगे, उसको बोलते हैं पायरोल्यूसाइट ओर जो है वो हम लेंगे। पायरोल्यूसाइट का क्या फार्मूला होता है, ये ऑक्साइड जो है वो मैंगनीज का होता है, उसको बोलते हैं MnO2, है ना। तो ओर जो होते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। तो मैंगनीज का और ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको MnO2 बोलते हैं, पायरोल्यूसाइट बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, तो आपको वहां पे देखना होता है कि पायरोल्यूसाइट उसने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पायरोल्यूसाइट मैंगनीज का ओर होता है, जिसका फार्मूला है MnO2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे जी, KOH के साथ करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम करवाएंगे। तो देखो क्या होता है, MnO2 को फ्यूज किया जाता है, इसको मेल्ट किया जाता है, इसको पिघलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास एक फ्यूज्ड मास बन जाता है, और ये फ्यूज्ड मास बनता है पोटाशियम मैंगनेट का। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें फ्यूज्ड मास किसका बनता है, पहले किसका बनता है, पोटाशियम मैंगनेट का। तो पोटाशियम मैंगनेट का फार्मूला क्या आएगा, K2MnO4 आएगा। मैं पर मैंगनेट नहीं बोल रहा हूं, पोटाशियम मैंगनेट मिलता है सबसे पहले, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +6 होती है। अब ये बोलते हैं कि इन प्लेस ऑफ आप अल्कली आप यूज नहीं करना चाहते, KOH यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसकी जगह पोटाशियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यही रिएक्शन दोबारा लिखा, मैंने ये ओर लिया पायरोल्यूसाइड का, उसके साथ पोटाशियम कार्बोनेट लिया, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इसको फ्यूज कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगेन आपने यही ध्यान रखना कि मेन कंपाउंड आपका क्या बनेगा, ग्रीन कलर का पोटाशियम मैंगनेट बन जाता है। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास जो है वो फ्यूज्ड मास बना, जिसको मैंने पिघलाया, इसको इसमें जो है मैं वाटर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो है वो पानी में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। उसके बाद इसी सोल्यूशन को मैं ट्रीट करता हूं फर्दर, फिर किसके साथ, क्लोरीन के साथ ट्रीट करता हूं, या ओजोन के साथ जो है वो ट्रीट करता हूं, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करता हूं। तो मेरे पास ये ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन होता है पोटाशियम मैंगनेट, ध्यान रखना पोटाशियम मैंगनेट, ये चेंज हो जाता है पोटाशियम पर मैंगनेट में, जो कि पर्पल कलर का मेरे पास कंपाउंड होता है, और जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो मैंने क्या कर दी, पोटाशियम मैंगनेट की क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी, किसमें, पोटाशियम परमैंगनेट में, ठीक है। तो सेकेंडली मैंने क्या किया कि देखो ओजोन हो गया, Cl2 हो गया, ये क्या एक्ट कर गए यहाँ पे जो है वो, इनके साथ मैंने इसके साथ इसकी रिएक्शन कर दिया, और इन्होंने K2MnO4 को किसमें चेंज कर दिया, KMnO4 में जो है वो चेंज कर दिया। तो कलर चेंज आपने ध्यान रखना, इसका ग्रीन और इसका क्या होगा, पर्पल कलर होगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को ये बोलता है कि एक बार अगर आपके पास ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बन गया, अगर आप Cl2 ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी रिएक्शन नहीं करवाना चाहते, तो आप इसकी एसिडिफिकेशन भी कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में, ठीक है। तो एसिडिफिकेशन जब आप इसकी करते हो तो इसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन होती है इसकी, ये लिखा हुआ मैंने कि K2MnO4 जो कि पोटाशियम मैंगनेट है, ग्रीन कलर का कंपाउंड, ऑल्सो गेट डिसप्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू गिव परमैंगनेट आयन एज। तो ये जो मेरे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड होता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, मैंगनेट,
ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि एक ही कंपाउंड साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही कंपाउंड मेरा साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो कैसे जी, देखो +6 से ये कंपाउंड जो है उसने एक बना दिया MnO4 नेगेटिव पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये +6 से क्या गया +7 में, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। और +6 से एक इसका कंपाउंड जो है वो किस में तब्दील हो गया, MnO2 में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो MnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 होती है। तो देखो +6 से एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। इस तरीके से जब कोई कंपाउंड टूटता है दो कंपाउंड्स में, जिसमें जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, मतलब एक उससे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और एक उससे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि द सेम कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये पहला मेथड था मेरा जिसमें मैंने क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो बनाया। कैसे बनाया हमने इसको, कैसे बनाया, हमने कौन सा ओर लिया, पायरोल्यूसाइट ओर लिया। पायरोल्यूसाइट ओर को हमने फ्यूज किया, किसके साथ फ्यूज किया जी, K2Cr2O के साथ, पोटाशियम कार्बोनेट के साथ या अल्कली के साथ, KOH के साथ। जब फ्यूज किया तो पोटाशियम मैंगनेट बना। मैंगनेट को जो है वो हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन कर दिया एसिडिक मीडियम में, या उसको Cl2 ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम परमैंगनेट बनाया। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये बोलता है कि एक बार अगर आपके पास जो है वो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बन गया, पोटाशियम मैंगनेट जिसको मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन कलर का जो मेरे पास फ्यूज्ड मास बना था, इसको मैं और जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाई इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो सेकंड मेथड की मैंने शुरुआत की वो मैंने यहीं से की, डायरेक्ट की। K2MnO4 मेरे पास है। ठीक है, तो इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया K2MnO4 का। तो इसकी मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा। इलेक्ट्रोलिसिस होती है कि जब मान लो आपने कोई सोल्यूशन लिया, उसमें आपने कैथोड और एनोड की 2 रॉड्स डिप कर दी और बाहर जो है वो उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या करोगे कि जैसे आपने 1 आवर के लिए, 3 आवर के लिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस मेथड पे, आपने क्या किया कि उस एक्सटर्नल बैटरी से करंट पास किया जो आपने सोल्यूशन लिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाएगा, एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगी। तो ये बोलता है कि जब आप ये बड़ा मेथड करते हो, एक्वस सोल्यूशन की आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, K2MnO4 आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम बकेट लेते हैं, बकेट में जो है वो हम पानी गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पानी लिया बकेट में, उसको जो है वो मैंने रॉड के साथ जो है वो कनेक्ट किया, तो स्विच ऑन जैसे मैं करूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो पानी गर्म हो जाएगा। तो सेम मेथड है कि जैसे मान लो आपने बकेट में जो है वो K2MnO4 का सोल्यूशन लिया, उसमें 2 रॉड्स डिप किए, एनोड और कैथोड, और उसको जो है वो स्विच से जोड़ दिया और आपने स्विच ऑन किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एनोड और कैथोड पे आपके पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जब आप K2MnO4 लोगे तो ये एक्वस सोल्यूशन है इसका, तो ये टूटेगा, आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये भी 2K पॉजिटिव और MnO4 2 नेगेटिव में। ध्यान रखना ये 2 नेगेटिव है, ये इसमें कंफ्यूज मत करना। MnO4 2 नेगेटिव का होता है मैंगनेट आयन। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है। तो एक तो ये इसमें ब्रेक डाउन होकर है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आपके जो है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे, और एक वाटर का अपना इक्विलिब्रियम होगा जिसमें वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो देखो एनोड पे क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, चाहे जो मर्जी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो। ठीक है, अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो एनोड पे जो है जो आपका ये मैंगनेट आयन होता है, जो MnO4 2 नेगेटिव आयन होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है MnO4 नेगेटिव में। तो एक आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 2 इसके आयन्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव था ना मेरे पास, तो इसने इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 नेगेटिव जो है क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता तो न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जैसे मान लो Cl नेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता तो Cl में बदल जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव से चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो 2 नेगेटिव से चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। तो इसी तरीके से कैथोड पे मेरे पास जो है वो जो H पॉजिटिव आयन है, जो वाटर से आए हुए हैं 2H पॉजिटिव आयन, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो प्रोसेस होता है। तो मेरे को जो है वो एनोड पे क्या मिलेगा, पर्पल कलर का कंपाउंड जो है वो मैंगनेट आयन जो है वो मिल जाता है। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि वही इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं पोटाशियम मैंगनेट आयन की, तो बताओ जी एनोड और कैथोड पे
क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं रिस्पेक्टिवली। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, आपने ये ध्यान रखना। और +6 से +7 में जाएगा तो ये एनोड पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो मैंने ये लिखा है कि जो कैथोड होता है वो आयरन का बना होता है और जो एनोड होता है वो निकल का बना होता है ना, जो मटेरियल जो होता है एनोड और कैथोड में बनाने में यूज होता है इस केस में, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि एक और मेथड है जिसको मैंने थर्ड मेथड लिखा है, आपकी बुक में नहीं है मॉडर्न में, लेकिन फिर भी आप इसको जो है वो अपने नोट्स में लिखें कि जो मैंगनीज 2 पॉजिटिव का कोई भी सॉल्ट ले लो, ध्यान रखना मैंगनीज 2 पॉजिटिव का कोई भी सॉल्ट ले लो, उसको जो है वो H2O8-2 नेगेटिव के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो वो पर मैंगनेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और SO4 2 नेगेटिव मेरा साथ में निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो आप इसमें जो है वो ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कि कैसे जो है वो इसकी रिएक्शन को किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड थे, ठीक है। तो इसमें मेन कंपाउंड मेरे पास क्या था, पोटाशियम मैंगनेट था, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड था। तो उसको ही हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस KMnO4 में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और K2MnO4 हमें कैसे मिलता है, बाय द फ्यूजन ऑफ पायरोल्यूसाइट ओर, जो कि MnO2 है। किसके साथ फ्यूज करेंगे, K2Cr2 K2CO3 और KOH के साथ जो है वो जब हम इसको फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो KMnO4 की क्या होती हैं। इतने थे इसके जो है वो प्रिपरेशन मेथड थे, तो आप इसको याद करें। फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं KMnO4 इज क्रिस्टलाइन पर्पल कलर्ड कंपाउंड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस होता है, पता होना चाहिए आपको, पूछेगा नहीं। इट हैज़ मैंगनीज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये डायमैग्नेटिक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 आपके पास क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ मैग्नेटिज्म आता है तो फिर कोई और फिनोमिना जो है उससे हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना कि डायमैग्नेटिक होगा। MnO4 2 नेगेटिव, इसमें मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन आएगी आर्गन 3d1, ये आपको आनी चाहिए। और पैरामैग्नेटिक होता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। KMnO4 जो होता है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, जैसे K2Cr2O7 होता था, वो आपका उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन KMnO4 जो होता है वो पानी में इजिली जो है वो सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है मैंने मॉडरेटली सॉल्यूबल। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो KMnO4 की हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे K2Cr2O7 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, वैसे ही हम जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो KMnO4 की करेंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है एक्शन ऑफ हीट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि KMnO4 पे हीट पे जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। तो KMnO4 जो होता है वो ब्रेक कर जाता है आपका KMnO4 पर्पल कलर का कंपाउंड है, ये पोटाशियम परमैंगनेट, ये ब्रेक कर जाता है जब आप इसको हीट करते हो, दोबारा किसमें ब्रेक कर जाता है, जिस कंपाउंड से इसको बनाया जाता है वो था पोटाशियम मैंगनेट आयन, K2MnO4 में टूटता है, प्लस MnO2 में ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो +7 से ये +6 में आ गया और +4 में आ गया, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, या तो ये +7 से किस में जाता, +8 में जाता, क्योंकि नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से ये आपके पास एक तरीके से रिडक्शन ही है कि MnO4 जो है K2MnO4 प्लस MnO2 में जो है वो ब्रेक करता है और साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी लिबरेट करता है, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है जब KMnO4 को आप हीट करते हो, याद रखनी है एज इट इज क्रैम करके, ठीक है। फिर आते हैं अभी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, जब हम कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कोल्ड का मतलब एज इट इज हमने उसको उठाया और उसमें मिक्स कर दिया, तो मेरे पास मैंगनीज हेप्टॉक्साइड बनता है, जिसका फार्मूला होता है Mn2O7, ये ऑक्साइड बनता है मैंगनीज का, ठीक है। तो मैंगनीज के जो ऑक्साइड होते हैं उस पर कुछ सेपरेट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, इसमें तो मैं लास्ट में लूंगा वो क्वेश्चन, तो अब आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन मैंगनीज का जो हेप्टॉक्साइड बनता है वो आपका बनता है जब KMnO4 को कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि अपॉन हीटिंग जब इसको हम हीट करें Mn2O7 को, तो ये एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज करता है इनटू MnO2 और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये लोअर ऑक्साइड बना देता है, MnO2 बना देता है, ठीक है। तो इसकी बात करूंगा मैं सेपरेटली Mn2O7 की, ठीक है, बाय द एंड ऑफ चैप्टर। तो आपको ये ध्यान रखना कि कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर कोल्ड लिया है तो इसका हेप्टॉक्साइड बनेगा, जो फर्दर ब्रेक करके क्या बना देगा, MnO2 बना देगा। अगर KMnO4 आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो आपने इतना याद रखना है कि ये मैंगनीज सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। अगर आप हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसको बॉयल करते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, KMnO4 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करता, ये हमेशा क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 भी क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बाइबा में जब भी आपसे पूछा जाता है कि KMnO4 और K2Cr2O7 क्या एक्ट करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है, जो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल और बेसिक मीडियम है बिकॉज इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। KMnO4 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। ये भी ध्यान रखना, ये एसिडिक मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो और बेसिक मीडियम हो, जो मर्जी मीडियम हो, इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जैसे K2Cr2O7 प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो ये सामने वाले को क्या कर देगा, उस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की टर्म में आपसे मैं पूछता हूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो स्पीसीज ऑक्सीजन को गेन करती है तो वो खुद क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन 99% डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब आप 12th में पढ़ते थे तब भी वहां से ये KMnO4 का क्वेश्चन बनता है, टाइट्रेशन में ये KMnO4 का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। BSc के बहुत सारे जो है वो इसकी प्रॉब्लम्स एक्सपेरिमेंटल में जो है वो सॉल्व होती हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं KMnO4, जो कि बेसिकली इसमें एक्टिव स्पीसीज ये MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन जो है। तो अब ये बोलता है कि इसमें मैंगनीज है जी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको केयरफुली समझे। तो मैंने 3 मीडियम लिए, कौन से मीडियम लिए, 3 मीडियम, बेसिक, मैंने बोला ना ये बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में, तीनों मीडियम में क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो अब आपको ये बताना है कि ये MnO4 नेगेटिव जो होता है ये बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में किस स्पीसीज में चेंज होता है, कौन सी स्पीसीज में खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो MnO4 नेगेटिव अगर बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन है, जो कि बड़ा रेयर होता है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कि आपको 11, 12, 10 की pH जो है वो आपने मेंटेन की हुई है, तो बेसिक मीडियम में ये चेंज हो जाता है मैंगनेट आयन में। तो मैंगनेट आयन में तो आपको पता है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, MnO4 2 नेगेटिव, बस एक नेगेटिव चार्ज का फर्क है। एसिडिक मीडियम में ये बताऊंगा सारा कि बाकी सराउंडिंग में मैंने क्या लिखा हुआ है। एसिडिक मीडियम में पहले आपको ये याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में जाएगा मैंगनीज +2 में, या इसका कोई सॉल्ट होगा, ठीक है। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। उसके बाद जो है वो MnO4 नेगेटिव +7 से जो है वो न्यूट्रल मीडियम में जो है वो आपका जाएगा ये MnO2 में जाएगा, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 होती है। एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि न्यूट्रल मीडियम कोई नाम की चीज नहीं होती एज इट इज, ठीक है, लेबोरेटरी में कि आप न्यूट्रल मीडियम पे ये रिएक्शन करो। न्यूट्रल मीडियम का मतलब होता है प्रैक्टिकली कि वो स्लाइटली बेसिक मीडियम है। स्लाइटली बेसिक मीडियम का मतलब ये होगा कि pH जो है वो 7 से लेके 8 के बीच में है, उसको बोलते हैं हम स्लाइटली बेसिक मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। तो उसी कंडीशन को न्यूट्रल मीडियम ही माना जाता है, ठीक है, वो ही आपका जो है वो न्यूट्रल मीडियम होता है, ठीक है। और बेसिक मीडियम या हाईली स्ट्रांगली बेसिक मीडियम मतलब इसमें तो pH जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 12, 13, 14 के करीब। ये भी हमारे पास लेबोरेटरी में कम मिलता है। तो लेबोरेटरी में हमारे पास चांसेस होते हैं एसिडिक मीडियम और स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने के, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं कि अब आपको क्या बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। तो देखो MnO4 नेगेटिव में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो जब ये मैग्नेट में जाएगा +6 में तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही वो बोलता है कि MnO4 नेगेटिव जब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है तो बताओ तीनों मीडियम्स में, ठीक है, बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, अगर वो बेसिक दे रहा तो वो अज्यूम करना स्ट्रांगली बेसिक ही है, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सेपरेटली। तो MnO4 नेगेटिव को जब आप एसिडिक मीडियम में रखते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये +6 में कन्वर्ट होगा। एसिडिक मीडियम में ये +7 से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का इसमें चेंज आया। +7 से ये न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन का जो है वो पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है इन डिफरेंट मीडियम में। अब आप बोलो सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये इलेक्ट्रॉन भाई जो सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ये एक्ट कर रहा है तो सामने क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा कोई प्रेजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस्ट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जब उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, KMnO4 जो है वो गेन करेगा। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि इन दोनों ये जो है वो मैक्सिमम आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो है वो यूज होते हैं, बट उस पर नहीं मैं अभी आऊँगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि KMnO4 को जो है वो आपने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले ये सारी आपको जो है वो आउटलाइन पता होना चाहिए, पूरा बेसिक पता होना चाहिए। तो
तो अब आप बोलो कि सर इसमें तो हम भूल जाएंगे कि बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में जो है वो क्या चीज़ जो है वो बनेगी। जब आपका एग्जाम आएगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये +5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये मैंगनेट में कन्वर्ट होगा, ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा, MnO2 में होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पे आप भूल जाते हो, ठीक है, जब आप ओवरऑल पढ़ के जाते हो, जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। तो आप इसमें क्या करना है, एक शॉर्टकट कोड याद रखना, बेन 153। क्या याद रखोगे? बेन 153, ठीक है, बेन 153। तो जैसे आपने बेन 153 10 बार आप इसको रिवाइज करो, ठीक है, इसी को कोड को याद रखो, नेक्स्ट डे सोचो कि क्या कोड था, उससे नेक्स्ट डे सोचो क्या कोड था। इसी तरीके से आप 5-6 दिन जो है वो देख सकते हो कि आपने क्या कोड याद किया था KMnO4 के बारे में। तो जब भी KMnO4 आता है तो आपको ये कोड हमेशा याद आना चाहिए, बेन 153, ठीक है। जब भी जैसे KMnO4 मैंने बोला, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कोड था बेन 153, ठीक है। उससे क्या होगा, बेन 153 जब आप लिखते हो तो बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज और न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज जो है वो होता है, ठीक है। तो अगर आप ये भूल भी गए तो +1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो आपको पता है कि MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो पता है इसमें मैंगनीज +7 में, तो मैंगनीज 2 में जाएगा, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं रह रहा है आपको MnO4 2 नेगेटिव, तो इसमें मैंगनीज +6 में है, ठीक है, ऐसे याद रख लें। ये +7 में है तो इसमें मैंगनीज जो है वो किस में चला जाएगा, +4 में चला जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, क्योंकि न्यूट्रल का कोड क्या है 3। तो बेन 153 आप याद रखें। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जी? इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। तो यही जो है वो मैंने दोबारा यहाँ इस चीज को जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो KMnO4 बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो बेसिक मीडियम में ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1 उतना ही आ जाएगा 158। एसिडिक मीडियम में 158 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, ठीक है, वो आ जाता है आपका 31.6। न्यूट्रल मीडियम में आपके पास जो है ये 158 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ये 3 लिखा हुआ है मैंने, क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही मैंने बेन की फॉर्म में लिखा है, बेन BAN, और इनके फार्मूला कोड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 153। तो आपके पास जो है वो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये सबसे पहले मैंने डिस्कस किया, इसको आप एज इट इज नोट्स में बनाएं, ठीक है। तो अब जल्दी से हम तीनों मीडियम में जो है वो इसकी जो है वो रिएक्शंस जो है वो देखेंगे कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो बताओ वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है। तो एसिडिक मीडियम में ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो पहला ए पार्ट मैंने लिया। अब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बात कर रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में देखेंगे सबसे पहले। तो एसिडिक मीडियम में बोलता है कि आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेने की जरूरत नहीं होती है, डाइल्यूट H2SO4 में ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। अगर आपको याद होगा जब टाइट्रेशन करते थे तो मैंने आपको बोला कि भैया आपको KMnO4 जो है वो सोल्यूशन लेना है, ठीक है। तो आप उसमें जो है वो ब्यूरेट में KMnO4 ले लेते थे और टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने जैसे ऑक्सैलिक एसिड या मोर सॉल्ट का जो है वो सोल्यूशन पीपट आउट करते थे 20 ml। फिर मैं आपको बोलता था कि भाई इसमें एक टेस्ट ट्यूब जो है वो H2SO4 की भी डालो, डाइल्यूट H2SO4 वो होता था। तो वो एसिडिक मीडियम में ताकि KMnO4 क्या एक्ट करे, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक्ट करे। तो एसिडिक मीडियम में H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है पोटाशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट। ध्यान रखना इसमें मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाएगा, मैंगनीज +2 में। तो सॉल्ट किसका बनेगा, सल्फेट का बनेगा, मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन मेरे पास निकल जाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग का जरूर ध्यान रखना, इसको बैलेंसिंग करना तो इसको आप एज इट इज भी याद रख सकते हो, 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 गिविंग यू K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसको रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप बोलो सर इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप ऑक्सीजन की टर्म में भी हमें समझाओ, ठीक है। तो ऑक्सीजन की टर्म में कैसे आएगा, देखो 2 KMnO4 है तो 2 मोल है इसके रिएक्शन में, तो 1 मोल KMnO4 का भार होता है 158 ग्राम, 158 ग्राम। तो 2 मोल है तो 2 मोल का भार कितना हो जाएगा, 158 × 2 316 ग्राम। तो इस रिएक्शन में कितना KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, 316 ग्राम जो है वो टोटल रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल है ना, तो 158 है तो 2 मोल कितना हो जाए 316। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो 5 मोल ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इट इज द मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो भार इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा जो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो 80 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ये बोल रहा है कि वो भार बताओ जो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता हो। तो कोई बात नहीं, आपको इतना पता है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई हाउ मेनी ग्राम ऑफ KMnO4, 316 ग्राम ऑफ KMnO4। तो आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई 316/80 डिवाइडेड बाई 80। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड बाई 316 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 8। तो ये 8 से 80 चला जाएगा, 10 आ जाएगा, 316 डिवाइडेड बाई 10 31.6। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना आता है 31.6। यही इलेक्ट्रॉनिक मेथड से मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था 158.5। तो ये से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कि 2 मोल रिएक्ट किए 316 ग्राम, 5 ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो 5 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए तो 16 × 5 80 ग्राम प्रोड्यूस हो। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी तो मैं डायरेक्ट इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 8 ग्राम आएगा और यही सी फैक्टर से मैं यहाँ 10 से डिवाइड करता हूँ तो 31.6 आता है। तो ये भी एक शॉर्टकट है। ठीक है कि आपको 8 ग्राम के लिए दिखनी है रिएक्शन, तो आप अगर बन रहा है वो तो आप उसी फैक्टर से उसको परे भी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो है वो अगर जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बात की कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो MnO4 नेगेटिव जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मेरे पास बन जाएगा Mn+2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं कि इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है तो मैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर देता हूँ। 4 H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो हाइड्रोजन कितने आ गए 8, तो उतने ही मैं H पॉजिटिव आयन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 8 AH पॉजिटिव आयन। तो ये बैलेंसिंग होगी, ये है आयन मेथड। तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन दोनों टाइट्रेशन के लिए यूज होती हैं। ये दोनों आपको याद रखनी होती है जब भी आप टाइट्रेशन के लिए जाते हो, क्योंकि जब आप इसकी थ्योरी या केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो आपको इन 2 इक्वेशंस का यूज होता है। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप टाइट्रेशन फर्स्ट ईयर में आते हो, ठीक है, तो आप इन दोनों को जो है वो याद करके जाओ और आपको जो है वो इक्विवेलेंट वेट का पता होना चाहिए। अब देखो ऑल द रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7 जो देता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही सारी रिएक्शन KMnO4 देता है। जब आपने पीछे चार्ट किया था कि बताओ K2Cr2O7 की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो सारी रिएक्शन ये एसिडिक मीडियम में देता है। सिमिलरली उन्हीं रिएक्शन को जो है वो हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे फेरस आयन है तो उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ये याद रखना है आपने, ये मैंने बैलेंसिंग की हुई है, ये आप जो है वो नोट से देख के कर सकते हैं कि कैसे इसकी बैलेंसिंग की। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं बेसिकली आपको। ठीक है, जैसे MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 4 वाटर। आप इस रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट है तो उसमें आपको ऑक्सीजन कैंसिल करनी होती है। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में ये बड़ा दिया हो। ठीक है, 12th की बुक से भी आप देखना इसको KMnO4 को। हो सकता है कि आपका इस रिएक्शन के बेसिस पे उसने आगे बैलेंसिंग दी हो, उन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हो। तो वो दोनों एक ही चीज है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली एक बात है, बस एक्सटर्नली 2 कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो आप मैंने यहाँ पे आयनिक इक्वेशन को यूज किया है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर 4 वाटर। तो अब ये बोलता है कि जब फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जब ये कन्वर्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो मैं क्या करूंगा, कितने आयन लूंगा, 5 फेरस आयन लूंगा जो कि 5 फेरिक आयन में कन्वर्ट होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इनको जोड़ दो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा हर एक के, मैं आपको सिर्फ ये याद करवाऊंगा कि ये किस स्पीसीज को किस में कन्वर्ट करता है। आई नेगेटिव को ये कन्वर्ट करता है आयोडीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करता है। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में होती है। अब मैंने आपको बोला कि ये ऑक्सीडाइज करेगा रिड्यूसिंग एजेंट को टू दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयोडीन की तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो उसको ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन देखो, -1 से किस में कन्वर्ट किया इसको, 0 में। होने को तो आयोडेट भी होता है +7 में, लेकिन एसिडिक मीडियम में KMnO4 ये काम नहीं कर पाता है। एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव I2 में ही जाएगा। सिमिलरली H2S है मेरे पास, तो H2S में सल्फर -2 में होता है, तो इसमें भी ये सल्फर को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आता है। तो अपने ये कंपाउंड हमेशा ध्यान रखना है जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में जाता है, इसमें ये +3 से +5 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे वो ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट की, इट कन्वर्ट्स द रिड्यूसिंग एजेंट टू दियर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की +3 है, +3 से इसको किस में ले जाएगा, ये +5 में ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑक्सलेट को ये ले जाता है या ऑक्सैलिक एसिड को, कोई भी आपको कंपाउंड जो होगा उसको CO2 में जो है वो ये क्या कर देता है,
ऑक्सीडाइज कर देता है। यही आपको टाइट्रेशन जो थी वो यूज होती थी किसमें, फर्स्ट ईयर में, जब आप ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की टाइट्रेशन करते हो। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें चाहे आपको वो ऑक्सलेट दे या ऑक्सैलिक एसिड दे। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है ये वाला COH, ठीक है, जिसको जो है वो मैं क्या बोलता हूँ, H2C2O4। तो आप इनको जोड़ के इसका क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, कितनी होती है, +3। तो ये इसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सलेट को, चाहे ऑक्सलेट लो, चाहे ऑक्सलेट क्या होगा, जब आप H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा, CO नेगेटिव। तो ऑक्सलेट को C2O4 2 नेगेटिव को ये कन्वर्ट कर देगा CO2 में, तो ये +3 से किस में चला जाएगा, +4 में जो है वो स्पीसीज मेरी चली जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको वो पूछता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है वो +3 से +4 में जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का जो है वो यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 के केसेस में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, उसमें 2 मोल ले लिए इसने। तो इक्विवेलेंट वेट में जो है वो इसके में ऑक्सैलिक एसिड का जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा, है ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, एक ही जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखिए इसमें जो है वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज +2 में कन्वर्ट होता है यार, ये 4H2O × 2, और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं तभी वो बैलेंस होती है, ये देख लें आप। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन है कि ये हेलोजन एसिड को हेलोजन्स में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, मतलब इसमें -1 में है तो हेलोजन X2 में कन्वर्ट कर देगा, ताकि Cl नेगेटिव होगा, जैसे मान लो Cl नेगेटिव है तो उसमें Cl2 में कन्वर्ट करेगा, Br नेगेटिव को Br2 में, I नेगेटिव को I2 में। ये पहले भी डिस्कस कर दिया आपसे। वो सेम रिएक्शन है, देखो सारी के सारे जो K2Cr2 7 की थी, तो ये इजी बन जाता है आपके लिए। आपके पास जो है वो सल्फाइट है, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करता है। आर्सेनाइट है, आर्सेनाइट होता है ASO3 3 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट करता है आर्सेनेट में ASO4 3 नेगेटिव। आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, इसमें +5 होती है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके जो है वो पूरा देख सकते हैं कि क्या मैंने यहाँ पे रिएक्शंस की हैं, कैसे मैंने इनको बैलेंसिंग किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये कभी भी जो है वो आप कॉलेज आ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं आके कि कैसे जो है वो ये बैलेंसिंग का जो है वो किया जाता है, ठीक है। जब भी ओपन होते हैं तो आप जो है वो इसको पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। SO2 को ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, SO2 में +4 होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये सल्फेट होता है +6 में, मतलब SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट करता है। H2O2 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये इसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है KMnO4 और H2O2 के साथ, ठीक है। K2Cr2O7 की रिएक्शन जब मैंने H2O2 के साथ की थी तो वहाँ पे पेरोक्सो कंपाउंड बने थे, इस केस में कोई पेरोक्सो कंपाउंड नहीं बना अभी तक, ठीक है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहीं पे प्रूव होता है कि जैसे मान लो H2O2 होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, लेकिन जब सामने कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, ये खुद क्या एक्ट करेगा फिर, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बीकर होता है इनके सामने, ठीक है। तो बट KMnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, और H2O2 अगर आपसे कोई पूछता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक्ट करता है, ठीक है। तो KMnO4 के साथ जब H2O2 रिएक्ट करता है तो H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये याद रखना है। अब रही बेसिक मीडियम की बात, तो बेसिक मीडियम में जो है वो आपके पास जो है ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि MnO4 नेगेटिव जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है वो ब्राउन कलर का जो है वो ये कंपाउंड जो है वो बना देता है MnO2, ठीक है, 2H नेगेटिव 3 ऑक्सीजन, ठीक है। एक इसकी मैंने बैलेंस इक्वेशन दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं उसी पे आता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम दिया हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये KMnO4 मैंगनेट आयन में टूटता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल बड़ा कम होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो मैंने यहाँ लिखा है KMnO4 इन बेसिक मीडियम फर्स्ट चेंजेस टू मैंगनेट आयन, ठीक है, किस में चेंज होता है, मैंगनेट आयन, देन इनसॉल्यूबल कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर ऑल MnO2 में। तो यहाँ कन्फ्यूजन आपको ये होता है कि सर हम n फैक्टर कितना लें, यहाँ तो MnO4 नेगेटिव में कितना आ गया ये +6, और MnO2 में कितना आ गया +4, कि आपने तो न्यूट्रल मीडियम में MnO2 हमें ये पढ़ाया था। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है बेसिक मीडियम का, उसमें ये रिएक्शन प्रोसीड होती है कि डाइल्यूट बेसिक मीडियम जो है प्रेजेंट होगा तो उसमें ये MnO2 में आ जाएगा, ठीक है, जो न्यूट्रल मीडियम की मेरे पास रिएक्शन होती है, ठीक है।
तो ये आपने ध्यान रखना, बड़ा ही ज़्यादा बेसिक मीडियम होगा तब वो MnO4 नेगेटिव वहाँ पे बना रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम अगर देके कर रहा है तो वहाँ पे N फैक्टर आपने 1 लेना है, MnO4 2 नेगेटिव की बात आपने करनी है। लेकिन वो आपको न्यूट्रल मीडियम में ही बात करेगा, लेकिन न्यूट्रल मीडियम एज इट इज़ होता नहीं है, वो डाइल्यूट बेसिक मीडियम ही आपके पास होगा। ठीक है, तो लैब्स में क्या होता है कि जब हम KMnO4 यूज़ करते हैं, KMnO4 का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है पहले ही ऑलरेडी बना हुआ। अगर आप उसमें थोड़ा बेस डाल भी दोगे कंसनट्रेटेड तो वो खुद ही डाइल्यूट हो जाएगा बेस, तो वो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो रिएक्शन ये होती है कि जो हमारे पास परमैंगनेट होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H2O MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली डाइल्यूट बेसिक मीडियम की रिएक्शन है और यही न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है। ठीक है, मैं बेसिक मीडियम पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन बेसिक मीडियम में ही मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे डाइल्यूट बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो है वो हम नहीं करते, लेकिन होगी अगर रिएक्शन तो फिर वो मैंगनेट तक आपने रोक लेना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अब अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में आई नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो आयोडेट आयन में कन्वर्ट होता है। ये आपने ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, आयोडेट। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7 होती है इसमें। और एसिडिक मीडियम में आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, I2 में जो है वो कन्वर्ट होता है। यहां से क्वेश्चन आपको वो पूछता है, तो स्टेटमेंट आप सोच समझ के पढ़ना कि कौन सा मीडियम दिया हुआ है, तो जो मीडियम दिया होगा उसी तरीके से आप उसका आंसर बनाना। अब देखो कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि Br नेगेटिव जो है बेसिक मीडियम में KMnO4 जो है वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो Br नेगेटिव बेसिक मीडियम है तो I नेगेटिव किस में जाता है, IO3 नेगेटिव में, तो ब्रोमीन भी किस में चला जाएगा, BrO3 नेगेटिव में। तो उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आंसर आपने उस तरीके से लिखना है। तो ये इसकी बैलेंसिंग की इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं लिखा हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम फर्स्ट फॉर्म K2MnO4 एंड रेडली गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 में। तो ये MnO2 के साथ ही आपने सोचा दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू न्यूट्रल मीडियम। तो वहां पे आप 3 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज लेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अब लेंगे तो ये इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन है। फिर इसी में मैंने लिखा है कि 1% अल्केलाइन सोल्यूशन जो होता है KMnO4 का वो बेयर रिएजेंट कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं इसका फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे मान लो मेरे पास इथीन है, कोई भी डबल बॉन्डेड है, अल्कीन है, तो जब 1% KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास वहां बन जाता है CH2CH2OH। ये OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिन एडिशन करता है। ठीक है, कि सेम साइड में जो है वो आपके पास या जहां पे अवेलेबल साइट्स होती हैं वहां पे जो है वो ये जहां खाली जगह मिलेगी इसको वहां पे ये OH जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक मैं सेपरेट लेक्चर है ऑर्गेनिक का, अगर ठीक है कहीं डिस्कस हुआ तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना KMnO4 की सिन एडिशन होती है। सिन का मतलब जैसे मान लो अगर सीस है तो आपके पास जो है वहां पे मीजो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ट्रांस है तो वहां पे रेसमिक मिक्सचर वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं उसमें। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अल्कीन प्रेजेंट है, तो अल्कीन में अगर आप थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स डालोगे इसकी KMnO4 की तो उसका पर्पल कलर होता है। तो जैसे ही आप अल्कीन में KMnO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालोगे तो वो पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका मतलब कि आपके पास वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो आपको 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में अल्केन है एक में एल्कीन है, आपको पता करना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने फ्यू ड्रॉप्स इसकी KMnO4 की डाली और उसका पर्पल कलर डिसअपीयर हो गया, डीकलराइज हो गया, तो वो एल्कीन उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे उसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जिसमें KMnO4 रिएक्ट ही नहीं करेगा तो वहां पे फिर वो कोई एल्केन ही आपका प्रेजेंट है। तो बोलता है कि बेयर टेस्ट क्या होता है, बेयर टेस्ट होता है कि जब इसका कलर क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है KMnO4 का अपना कलर। ठीक है, तो वो अल्कीन की डिटेक्शन के लिए, डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में ये वही रिएक्शन आ गई जो मेरी डाइल्यूट बेसिक मीडियम में जो थी वो रिएक्शन थी, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करके MnO2। न्यूट्रल मीडियम में H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है, मैंगनीज +2 को +4 में कन्वर्ट करता है, और जो मेरे पास H2O32 नेगेटिव है उसको सल्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखें आप। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है KMnO4 का मतलब MnO4 नेगेटिव का। तो MnO4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसमें Mn 3 डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव है, तो जिस पे नेगेटिव होगा उस पे आपने सिंगल बॉन्ड बनाना है। इस तरीके से ये रेजोनेंस शो करेगा। तो ये नेगेटिव जो है वो इधर आ जाएगा एज ए डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है साइमल्टेनियसली कितनी ऑक्सीजन पे जा सकता है, 4 ऑक्सीजन पे ये डीलोकलाइज हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा था ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से कोई भी ना परफेक्ट सिंगल होता है ना डबल होता है, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इक्वल होता है। तो जो सारी बॉन्ड लेंथ होती हैं वो आपके पास जो है वो इक्वल होती हैं मैंगनीज
KMnO4 में, ठीक है, MnO4 नेगेटिव में सारी जो है वो चारों की चारों बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्विवेलेंट होती हैं ड्यू टू रेजोनेंस। जहां पे रेजोनेंस होगी पूरे मॉलिक्यूल में और जिसमें जिन बॉन्ड्स में रेजोनेंस इन्वॉल्व होती है वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इक्वलिटी आ जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये मैं K2CR27 में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो कितने मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड हो गए जो इक्विवेलेंट है, 4 टोटल, और सबकी बॉन्ड लेंथ जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, D है, तो क्या रिलेशनशिप आएगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। तो ये लिखा है नेगेटिव चार्ज कैन बी डिलोकलाइज्ड ऑन 4 ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस, सो ऑल बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड हैज इक्वल बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.63 एंगस्ट्रॉम। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी इसमें प्रेजेंट होती है, जहां पे डबल बॉन्ड जो है वो मेरा बना है, तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल होता है वो मेटल के डी के साथ जो है वो ओवरलैप करता है, तो वो साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो ऐसे तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से, लेकिन इस केस में मैंगनीज का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से इस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। कौन सा नाम दे देते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड का इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रही कलर की बात, तो कलर जो होता है वो इसका अराइज होता है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, कि जैसे मान लो K2CR27 नेगेटिव है या MnO4 नेगेटिव है या MnO4 2 नेगेटिव है, तो इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है क्रोमियम की +6, मैंगनीज की +7 और उसमें +7 और +6 हो जाती है, ठीक है, अगले मैंगनीज में। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपका तब होता है जब आपका मैंगनीज, जब आपकी मेटल जो होती है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। अब नाम सोचना जरा आप, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ लिगेंड से किसको, मेटल को। तो मेटल कब जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लिगेंड से, वो तभी गेन करेगा जब उसके पास जो है वो फर्दर लूज करने की कोई ऑप्शन ही ना हो, या लिगेंड जो है वो अपनी किस में हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, सॉरी मेटल जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो मेटल जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, या लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, दे लाई क्लोज टू द मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ जो है वो क्लोजली लाई करते हो, तो वहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्या होगा कि जैसे मान लो मैंगनीज +7 में है, तो ये ऑक्सीजन, इसमें लिगेंड क्या हुआ, ऑक्सीजन है इसमें, ये ध्यान रखना। और मेटल कौन सी है, मैंगनीज है, इसमें पोटाशियम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप कंफ्यूज करते हो कि जी मेटल इसमें पोटाशियम होगी, नहीं, इसमें मेटल है आपकी सेंट्रल मेटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और आपके पास ऑक्सीजन के एक्ट कर रहे हैं, लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। तो इन ऑक्सीजन का जो है वो आपका ऑक्सीजन जो है वो चार्ज ट्रांसफर करती है टू दीज मेटल्स, तो वो मेटल मोमेंटली क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन गेन करके। जैसे +7 है मैंगनीज, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +6 में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंगनीज की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, तो एक तरीके से रिडॉक्स रिडक्शन। और ऑक्सीजन ने क्या लूज किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया, तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो बेसिकली ये चार्ज ट्रांसफर जो है, चाहे लिगेंड टू मेटल है, इस केस में हम लिगेंड टू मेटल पढ़ रहे हैं, मेटल टू लिगेंड भी होता है। तो मेटल टू लिगेंड वो तब होगा जब मेटल जो है वो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, ताकि वो फर्दर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सके। लेकिन इसमें तो मेटल ऑलरेडी प्लस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। तो आपके पास जो लिगेंड होते हैं, लाइक सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो आपके लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम आपके पास जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो यही मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जो होमो होता है, ये आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होता है लिगेंड का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका होमो देखा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका देखा जाता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो लिगेंड होता है उसका जो होमो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल के ल्यूमो में, जो उसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये एमओटी थ्योरी से जो है वो पूरा एक्सप्लेन होता है कि कैसे जो है वो ये चार्ज ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप होता है, तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगी इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं चार्ज ट्रांसफर। तो लिगेंड से मेटल को क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ, लिगेंड का होमो और मेटल का ल्यूमो जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो यूज क्या है, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं टाइट्रेशन में। KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है ये, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसमें इंप्यूरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से इसमें MnO2 की इंप्यूरिटी होती है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। इसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बनाना जो है वो हम पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बनाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम dilute H2SO4 में करते हैं, dilute एसिडिक मीडियम में करते हैं। कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 नहीं लेते, क्योंकि वो HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो वो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर जाता है, ठीक है, वो KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। फिर एल्कलाइन सोल्यूशन जो होता है KMnO4 का, इसी को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। और ये रिएजेंट जो है वो यूज होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो KMnO4 सोल्यूशन जो होता है इटसेल्फ, इसको हम सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका अपना कलर होता है। तो आपने टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल किया हुआ है कि कलरलेस टू पर्पल टू, हमें एक्सटर्नल इंडिकेटर जो है वो डालने की जरूरत नहीं होती। तो दीज आर द KMnO4 जो है वो आपको
इतना पढ़ना है। और रही क्वेश्चंस की बात की, मैंने क्वेश्चंस जो थे वो क्या दिए हुए थे, तो आपको मैं से बता देता हूँ कि द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम, तो आप क्रोमेट का पहले बनाएं फिर डाइक्रोमेट का बनाएं। तो इसमें जो है वो आपको क्या बताना है कि टोटल क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, तो आपको सिग्मा और पाई दोनों काउंट करने हैं। तो इस केस में जो है वो आपके पास 4 सिग्मा और 2 पाई आते हैं, 6 हो गए। इस केस में टोटल 8 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड है, तो आपके पास 12 हो गए। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जब आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है तो यू हैव टू काउंट सिग्मा एंड पाई। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इन दिस केस कितना होता है, तो HCl जो है वो आपका कन्वर्ट होता है Cl2 में। Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है Cl2 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। तो मॉलिक्यूलर वेट HCl का होता है 36.5 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर आएगा 36.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इन द चेंज इज, तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो इसमें चेंज हुआ Cr2O3 में। तो Cr2O3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +3, तो एक क्रोमियम गया +3 में, तो 2 क्रोमियम में चेंज कितना आ जाएगा, 6 का। एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है तो 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम का चेंज कितना आ जाएगा, +6। जैसे K2Cr27 का इक्विवेलेंट वेट निकाला वैसे इसका सेम आया, फर्क कुछ नहीं है इसमें। जिसमें अमोनियम लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए, वहाँ K2 था। ठीक है, तो वो जो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 6। फिर पूछता है कि बताओ इसमें बॉन्ड एंगल जो था वो कितना होता है, CrO/CR, तो 126 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर K2Cr2O7, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये बोलता है कि ऑरेंज कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। नहीं जी, ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही। CrO/CR बॉन्ड एंगल इज 126 डिग्री, बिल्कुल ठीक। ऑक्सीजन इज अरेंज्ड टेट्राहेड्रली अराउंड क्रोमियम, बिल्कुल ठीक। डाइक्रोमेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जिनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होती है, CRO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, तो एक 4 का सेट होता है और एक 2 का सेट होता है, जिसमें सॉरी आपके पास लिंकेज होती है बीच में CrO/CR, तो वो 2 का सेट है और एक 4 का। तो बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो 4 ही हुए ना आंसर, तो ये ध्यान रखना आपने, 4 और 2 6 कर दिए। तो CRO बॉन्ड लेंथ 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन डाइक्रोमेट डाइनाइन, सॉरी इसमें 4 नहीं, इसमें आंसर आएगा कितना, इसमें आंसर आएगा 6। 4 नहीं होते, इसमें 6 होते हैं ना, देखो ये मैं बता दूं, 1 2 3 और 1 2 3 है ना, तो 3 और 3 6, तो इसका आंसर आएगा C 3। इन डाइक्रोमेट एंड 4 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, 6 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट है ना, यही आंसर खत्म हो गया कि 6 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट होते हैं। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 एंड CrO8 3 नेगेटिव। तो CrO5 में मैंने बताया था बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 परऑक्साइड होते हैं और एक नॉर्मल होता है, तो आप ये निकाल सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं वो। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। और CrO8 3 नेगेटिव में हमने बताया था सारे ऑक्सीजन कैसे होते हैं, परऑक्साइड लिंकेज होती है, तो आप ये निकाल सकते हो, इसका आंसर आएगा +5, तो आंसर आएगा 6 और 5। मैच द फॉलोइंग कॉलम, यहाँ ये आयंस दिए हैं और यहाँ पे इनकी शेप दी हुई है मॉलिक्यूल्स की। तो CrO5 की होती है बटरफ्लाई, A का 4, तो आपको ढूंढना है कि A का 4 कहाँ है, तो सब में A का 4 है। अगला देखें CrO8 3 नेगेटिव, इसकी होती है डूडेकाहेड्रल, तो B जाएगा 1 पे, तो आपको देखना है B1 किस में दिया हुआ है, तो 4 में, तो आंसर क्या आएगा, यहीं खत्म हो गया आंसर 4 में। लेकिन फर्दर मैं आपको बता दूं जिसमें अमोनिया लगा होता है, अडक्ट होता है CrO4 3 अमोनिया, इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और जो मेरे पास पिरिडीन का अडक्ट होता है उसमें पेंटागोनल पिरामिडल, तो आपके पास आंसर आएगा 4। फिर बोलता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम pH 4, याद रखना। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 Cl2 है ना, तो ये आपसे पूछता है ऑप्शन में, आप भूल जाते हो कि Cr2O2 था कि क्या था, तो आप याद रखें CrO2 Cl2, एक ही क्रोमियम होता है इसमें। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट यूज्ड इज डिफाइंड K2Cr27 या K-4, तो K2Cr27 होता है, जिसमें ऑरेंज कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लेड क्रोमेट, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ रेड वेपर्स। ये भी सिंपल है, इसमें लिबरेशन ऑफ क्लोरीन नहीं होती, उसमें जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड की लिबरेशन होती है, जो कि रेड कलर का जो है वो वेपर्स होते हैं। और लेड क्रोमेट भी बनता है, ये पूरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है बिल्कुल लास्ट तक, जब तक येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो फॉर्मेशन ऑफ लेड क्रोमेट भी होती है, फॉर्मेशन ऑफ रेड वेपर्स भी होती है, लेकिन लिबरेशन ऑफ क्लोरीन क्रोमाइल क्लोराइड में नहीं होती, तो आंसर आएगा C। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल रिवाइज K-4 K2Cr27। आई होप आप सबको जो है वो ये इजी लगे और आप इसको ऐसे ही मेमोराइज करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।